बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, आज की स्टोरी मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान का भी और पूरी दुनिया का जो फोकस है वो अफगानिस्तान के हवाले से एक मरकूज हो चुका है। उस हवाले से हर कोई जानना चाह रहा है कि मजीद आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या सूरत हाल होगी। आज इस हवाले से बात करेंगे मौजूद मेहमानों से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा खुलासा बयान कर दूं कि इस वक्त आगे सूरत हाल हो क्या सकती है मुमकिन तौर पर। अभी अमेरिका में भी खास तौर पे जितना अब तक हो चुका उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन अभी आगे क्या हो सकता है जी। अमेरिका मजीद कुछ फौजी भेजने वाला है अफगानिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1000 फौजी वो मजीद भेजना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट्स की सूरत हाल आपने देख ली, किस तरह से अफगानी जाना चाहते थे, चढ़ना चाहते थे जहाज़ों पे, लेकिन किस तरह वो गिरे, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान में जितने भी तालिबान लीडर्स हैं, बड़े नाम हैं जिनमें अब्दुल गनी साहब हैं, ये लोग ये खास तौर पे इस बात पर तरजीह दे रहे हैं, पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि सब अच्छा है, अफगानिस्तान इज सेफ। हम किसी भी डिप्लोमेट को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी शहरी को कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी भी सिफारतकार को कुछ नहीं कहेंगे, अपनी जो हुकूमत रही है अफगान की उनके भी किसी ओहदेदार को कुछ नहीं कहा जाएगा, सब सेफ है। अब क्या इसमें कितनी हकीकत है ये तो वक्त बताएगा, कितनी हकीकत है या वाकई वो ख्याल करना चाह रहे हैं, या फिर ये कोई और भी खैर उनकी पॉलिसी हो सकती है, बिकॉज तालिबान से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे अमेरिका की क्या इस वक्त करंट पोजीशन है जी। ट्रंप साहब दोबारा पिक्चर में वापस आए हैं। ट्रंप साहब ने फौरन से आके अटैक कर दिया जो बाइडन पे और कह रहे हैं जी इस्तीफा दो। ठीक है जी, और अब देखते हैं कि जो बाइडन का क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज जो बाइडन जब से आए हैं तो तब से फोर्सेस का इनखला शुरू हो चुका था, और गो के उनके आमद के बाद हुआ, लेकिन ऑलरेडी लास्ट ईयर दोहा में ये बात डिसाइड हो चुकी थी। अब जो बाइडन इस हवाले से क्या करने वाले हैं, इसी के साथ साथ ये जो रीजन है, ये जो अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ कनेक्टेड बहुत सारी रियासतें हैं। अशरफ गनी साहब कहाँ गए हैं, कुछ कह रहे हैं ताजिकिस्तान में हैं, कुछ कह रहे हैं जी वो ओमान में हैं, वो कहाँ चले गए हैं, अजरबैजान कहाँ, बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। उनका छोड़कर जाना सही था या गलत था। उन्होंने आके इसकी प्रॉपर अपने आप को डिफेंड किया और कहा है कि मैं खून रेजी को रोकना चाहता था, जिस वजह से चला गया। अब क्या ये हक में बेहतर था अफगानिस्तान के, या उनको थोड़ा सा एटलीस्ट रोक कर थोड़ा हार्ड फाइट देना चाहिए थी। बिकॉज अमेरिका ने जो एस्टिमेटेड टाइम बताया था, तकरीबन कोई उनके लगभग 3 महीने तक जो है वो काबुल खुद को डिफेंड कर सकता है। डिफेंड लफ्ज यूज किया गया, 3 महीने लगेंगे। अगर प्रॉपर मुहासरा भी किया जाता तो 3 महीने का वक्त लग सकता है तालिबान को, लेकिन ये तो 3 महीने क्या 3 दिन के अंदर पूरी की पूरा जो तख्ता था, पूरी कहानी थी, सरबराही थी, पूरा सिस्टम वो पूरा बदल चुका है वहां पे। अभी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो इंदिया दिया जा रहा है कि शायद हो सकता है कोई नई हुकूमत जो है वो तालिबान खुद बनाए। अब उसके अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं कुछ नाम बताता हूं आपको, ये नाम एक्सपेक्टेड हैं कि ये नाम नजर आएंगे मंजर आम पे दोबारा से। बैतुल्ला खुनज़ादा साहब, बहुत बड़ा नाम, और 2016 में से इस वक्त मंजर आम से गायब है, नहीं पता वो कहाँ हैं, लेकिन 60 साल की उम्र तकरीबन इनकी है, सीनियर हैं। कहा जा रहा है कि शायद इनको सरबराही मिल सकती है। इसके साथ साथ जी मौलाना मोहम्मद याकूब यंग हैं, 30 से 35 साल के दरमियान उम्र हो सकती है, और कहा जा रहा है कि ये भी एक ओहदा, अच्छा ये वो नाम है जिनको सरबराही की भी ऑफर थी 2016 में, लेकिन इन्होंने बैतुल्ला साहब के लिए खुद को सरेंडर किया अपने इस क्लेम को, और कहा जी कि वो उम्र में ज्यादा हैं, तो बड़े हैं, तो उनकी मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्पेक्ट भी है और वो ज्यादा ओहदा रखने का हक रखते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी, ये भी एक बहुत बड़ा नाम। तो मैं बहुत सारे नाम भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा। मुझे पता चला है जी कि मुझे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। मोहसिन रजा साहब सबसे पहले सीनियर तज्ज़ियाकार आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे। मोहसिन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज का मौजू सर बहुत ही इस वक्त क्रूशल स्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस पर हम बाद में बात करेंगे, अमेरिका क्या करेगा नहीं पता। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का भी फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है वहां पे अगले कुछ दिनों में भी और कुछ महीनों में भी? देखिए, अफगानिस्तान का फ्यूचर जो है वो तो अब तालिबान के हाथों में है। ठीक है। और अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने अरबों डॉलर लगा के
जो एक नाम निहाद फौज खड़ी की थी, हाँ, वो तो ठुस हो गई है। हाँ, 3 लाख फौज जो है वो 3 दिन नहीं रुक सकी। 75,000 तालिबान के खिलाफ हम्म, ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, और उस पे अरबों डॉलर लगे थे, और सब कुछ हुआ, और 20 साल की मेहनत भी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसका नतीजा जिस तरीके से सामने आया है, हाँ, उससे जाहिर होता है कि अरबों डॉलर और लाखों लोग भी किसी अज़्म और मकसद के बगैर अगर लड़ेंगे तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो खसो खाशा की तरह बह जाएगी। ठीक है। अभी क्या लग रहा है आपको, तालिबान अपनी हुकूमत बनाएंगे? कोई बड़ा नाम आपको लग रहा है जो कोई ओहदा संभाल सकता है कुछ? नहीं, फिर देखें, ये तालिबान जो है अभी तक तो माजी के बरक्स जो है वो फैसले कर रहे हैं। ठीक है। और उनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जो कि वो देखें कि काबुल इस वक्त बगैर किसी सरबराह के है, बिल्कुल, लेकिन तालिबान उस पे कब्जा करने के बजाय उसका कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन वो इस वक्त भी अफगान रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात में हैं, और वो एक ऐसा वसी और बुनियाद हुकूमत कायम करना चाहते हैं। अच्छा, जिसमें तमाम धड़ों को भी शामिल किया जाए। वो चाहेंगे कि अच्छा अवाम की तरफ से कोई राय ली जा सकती है? आपको लग रहा है कि वो कोई इलेक्शन वगैरह, कुछ रेफरेंडम, कुछ इस तरह का सिलसिला भी कर सकते हैं? इतने नहीं, तालिबान तो इसमें बिलीव भी नहीं करते ना। वही ना, मैं यही जानना चाह रहा था कि अवाम को कोई हक देंगे वो? इस्लामी कायम करना चाहते हैं जिसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो कोई गुंजाइश नहीं। ये जो इलेक्शन है और ये जो है मगरबी जमहूरियत के चोचले जो है वो इन्हें जो है शुरुआत में समझते हैं, और वो समझते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, और वो अपनी शुरा के जरिए निज़ाम चलाएंगे, और उस पर ही वो अपना जो मुस्तबिल का निज़ाम है इसी पे कायम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका इसमें दोबारा कुछ इंटरवीन कर सकता है? अमेरिका की तरफ से मजीद कुछ आपको लग रहा है कोई एक्शन होगा, या बस अमेरिका का चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह अमेरिका वहां से दुम दबा के भागा है, और बगराम एयरबेस को उन्होंने खाली किया, और रातों रात खाली किया अपनी अफगान हुकूमत जिसकी वो सपोर्ट करते आ रहे थे 20 साल से, उसे भी उन्होंने इतला नहीं दी। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वो अमेरिका जो है उसने अफगान हुकूमत को इवन के कोई जो है फिजाई कवर भी नहीं दिया आखिरी वक्त में। हालांकि वो उनके पास कतर में ऐसी एयर पावर मौजूद थी कि वहां से आके वो उन्हें कुछ सपोर्ट कर सकते। तो हमने देखा है कि एक तो अमेरिका की जो है गलत हिकमत अमली और उनकी कोई प्लानिंग ना होने के नतीजे में उनके सारे जर्नल जो आते रहे अफगानिस्तान, ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पे मौज मस्ती करने आते थे, उन्हें हकाइक का इल्म ही नहीं था। अच्छा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अफगान फौज की हालत ये है कि वो लड़े बगैर ही हथियार डाल देगी, और इसी बुनियाद पे भारत ने भी वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और उसको भी हज़ीमत का सामना करना पड़ा। भारत के ऊपर बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा वो अगले सेशन में। मुझे अभी सर ये बताइएगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं, जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं खुसूसी तौर पे जिन्होंने अब कंट्रोल संभाल लिया है, वो बड़े अच्छे अच्छे बयानात दे रहे हैं, बड़े पॉजिटिव बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। हम किसी सफारतकार को कुछ नहीं कहेंगे, अफगानी हुकूमत के किसी शख्स को कुछ नहीं कहेंगे, शहरियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। आपको लग रहा है वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे? तो
یہ تو کسی کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو وہ جو وعدے کر رہے ہیں اسے جھٹلائیں. ایسا لگ رہا ہے وہ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ سب اچھا ہے، بے فکر رہیں آپ، جتنی بھی ایمبیسیز ہیں سب کام تو کرتی رہیں. انہوں نے جو ہے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ وہ طالبان جو تھے پچھلے دور میں شیعوں کے سخت خلاف تھے، لیکن اور کابل میں آتے ہی انہوں نے لبیک جا حسین کے بینر اتار دیے. لیکن کابل میں آج محرم کا جلوس جو ہے نکلا ہے جس کی طالبان کی موجودگی میں اور جنہوں نے اجازت دی ہے، یہ بہت اچھا اور افغانستان کے صوبہ غزنی سمیت جن جن علاقوں میں محرم کے جلوس نکلے ہیں وہ طالبان کی اجازت سے ان کی مرضی سے نکل رہے ہیں. تو لہذا طالبان کے بارے میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو پچھلے طالبان اور اب کے طالبان میں، 2001 سے پہلے والے طالبان؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ وہ جو لوگ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں انہیں وہ نہ روک رہے ہیں، نہ ان کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں. اور جو طالبان کے مخالف رہنما تھے انہیں بھی انہوں نے بڑی عزت دی ہے اور بڑی عزت سے پیش آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان نے 20 سال میں جو امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی خامیوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ذرا بتائیں مجھے یہ پاکستان کے رول کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے ویسے تو اس پہ بات کی ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کیا اب طالبان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہاتھ ملائیں گے، دوستی کریں گے؟ کس حد تک دوستی کر سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا بتائیے گا، پھر میں تھوڑا سی پیک کو بھی ڈسکس کروں گا اس حوالے سے. دیکھیں طالبان کی جو فتح ہے وہ ان کی جدوجہد، ان کے حوصلے، ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے. پاکستان نے ہر مشکل حالات میں طالبان کے ساتھ کھڑا رہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو افغانستان میں غیر ملکی فوجیں کا تسلط تھا اس کے خلاف جو طالبان کی جدوجہد تھی پاکستان نے اسے درست سمجھا اور اس کی حمایت کی ہے. اب کہاں تک حمایت کی ہے اور کس حد تک پاکستان گیا ہے اس بارے میں تو اس وقت کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ایک جانب ہندوستان اور امریکہ جیسے بڑی طاقتیں تھیں اور ایک طرف طالبان اور پاکستان تھے، تو اس میں آخر کار فتح تو طالبان کو ہی، اور جو کہ پاکستان کا بھی جس میں کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ جو بات چیت ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا اور آئندہ بھی پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا محسن صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ دیکھیں پاکستان نے تعلقات اچھے رکھنے کی بات کی تھی، عمران خان صاحب نے بھی ٹیبل ٹاک کی بات کی، لیکن جو افغان حکومت تھی، اشرف غنی کی آپ بات کر لیں، وہ کوئی اچھا ریگارڈ نہیں کرتے تھے پاکستان کو. ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آتا رہتا تھا جس سے بڑا دکھ ہوتا تھا پاکستانیوں کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی کہ جتنی ہم نے سپورٹ کی ہے، سب کچھ کیا ہے افغانستان کے حق میں، سب بہتر ہو اس وجہ سے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے رہے، ٹارگٹ کرتے رہے. اب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات پھر بھی ہم نے کوشش کی اچھے رہیں. اب آ گئے طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہنے چاہیے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ہمیں ریگارڈ کریں گے؟ یہ تو آئندہ آنے والے وقت پہ منحصر ہے کہ ہم کیسے طالبان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کس طرح وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے اس وقت اچھے تعلقات ہیں اور آئندہ بھی اگر کوئی پاکستان کی طرف سے اور
طالبان کی طرف سے کچھ غلطیاں نہ ہوئی، اور تو میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات مثالی رہیں گے. اچھا، یہ تعلقات آپ کو لگ رہا ہے مزید بہتر ہوں گے؟ چلیں، یہ بڑا ایک اچھا ہے، اپنے پازیٹیو میرے خیال میں میسج بھی دیا ہے. اچھا سر، یہ اب ذرا آتے ہیں ذرا انڈیا کی طرف. مجھے بتائیے گا کہ بھارت کا کیا ہونے والا ہے؟ بھارت تو بڑا پریشان ہے سر، وہ تو ڈیم بناتا رہا ہے، وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ کرتا رہا ہے، اب بھارت کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. بھارت کہیں قصے کہانی میں کہیں نام ہی نہیں ہے بھارت کا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں جنرل بخشی صاحب. جی جی جی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جب وہاں بھارتی چینل پہ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں بھارت کا ذکر نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ جب افغانستان میں فوجیں بھیجنے کی بات ہوئی تو ہمارے لوگوں کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے. میں نے بالکل وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے کہا ہے کہ جو طاقت دکھائے گا. بھارت جو تھا وہ وہاں پہ امریکہ کی شے پہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن عملی طور پر وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس کا جو جانب دارانہ کردار تھا اور اس کا جو کردار تھا طالبان مخالف، ٹھیک ہے، وہ طالبان ٹھیک ہو گیا. میں محسن صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کچھ مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بریگیڈیئر اسحاق خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم، ویلکم آن دی شو. وعلیکم بہت شکریہ. عمار علی جان نے بھی ناظر. جوائن کیا ہے. عمار علی جان بہت شکریہ، پہلی دفعہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اکثر آپ نظر آتے رہتے ہیں، ہسٹورین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تجزیہ کار بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ عمار بھائی. عمار علی جان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز مجھے کنفرم کیجئے گا. اچھا جی، عمار صاحب کو پلیز چیک کیجئے گا. میں بریگیڈیئر اسحاق صاحب کی طرف بڑھوں گا. بریگیڈیئر صاحب، سر وہ امریکہ کے 3 مہینے کے دعوے، 3 مہینے کابل وہ ڈیفینڈ کر لے گا خود کو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ تو سر 3 دن میں کہانی بدل گئی ہے. بلکہ آپ سے بھی 8-10 دن پہلے ہی پوری گفتگو ہوئی تھی اس کے اوپر. تو میں تو آپ کے ویوز سننے کو بےتاب ہو رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں؟ آصف، آپ کی آواز کٹی ہے. جی، افغانستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بیکاز جو ہو گیا اس کو تو میں اگلی بات کرنے والا ہوں. وہ بھی سرپرائز تھا. جی ہاں، سرپرائز تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا کہنا ضروری ہے. سرپرائز اس لیے تھا کہ ایکسیپٹ فار دی امریکن، تمام لوگ میرے بشمول میں، ہم اس ویو کے تھے کہ طالبان اتنی آسانی سے پورے افغانستان پر قابض نہیں ہو سکیں گے. خانہ جنگی ہوگی اور افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کنٹیسٹ کریں گی، اور جو اینٹی طالبان پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو ایکس ناردرن الائنس والی تھی وہ بھی ہوگی، اور جو اربکی ملیشیا وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے وہ بھی ریزسٹ کرے گا. اور طالبان اتنی آسانی سے، اور اندازہ سب کا یہی تھا کہ 6 مہینے سے سال کے درمیان یہ کسی ایک پوزیشن پہ پہنچنے کے قابل ہوں گے. لیکن 20 دن یا 1 مہینہ سوائے امریکہ کے، جس نے آخر میں 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ ود ان 1 month the Afghan government is likely to collapse. Whereas یہ سب یہ ایک unprecedented, unexpected سرپرائز تھا ہم سب کے لیے. اور اس سرپرائز کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ افغان سیکورٹی فورسز کولیپس کر گئی. لیڈر ہی بھاگ گئے، سارے لیڈر ہی بھاگ گئے، تو ان کا کیا قصور؟ جی ہاں، وہ موٹیویشن ہی ختم ہو گئی. لیڈرشپ، جو لیڈرشپ نہیں، موٹیویشن پہلے سے کمزور تھی ان کی. اگر آپ ان کی انالیسس کریں نا پچھلے 15 سال کا، تو اس میں آپ کو لگے گا کہ ان کی موٹیویشن لیول بڑا لو تھا. ڈیزرشن بہت تھی، ان کی سیلری کا پرابلم تھا، اور ان کے گھوسٹ سولجرز تھے، ان کے گھوسٹ کمانڈرز تھے. یہ پڑا ہوا ہے، سارا کچھ لکھا پڑا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ اچھا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، آنے والے دن ایک تو اس میں یہاں پر ایک تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرتا چلوں. طالبان نے پلیڈ ویری وائز کیوں کہتا ہوں میں وائز؟ اس لیے کہ انہوں نے گلوبلی یہ چیز کنوے کرا دی ہے کہ وہ بھی پیس کے تھرو آنا چاہتے ہیں، امن کے تھرو آنا چاہتے ہیں، نیگوسیشن کے تھرو آنا چاہتے ہیں. اور
एग्रीमेंट के थ्रू आना चाहते हैं। ये उन्होंने एक बावर कराया है दुनिया को। वो लोग जो तालिबान के बड़े क्रिटिक्स थे कि जी ये तो बगैर जंग के नहीं आएंगे, उनके लिए भी ये एक धचका था फोर्सफुली आएंगे और कि वो फोर्स से आएंगे, लोगों को मारेंगे, एट्रॉसिटीज होंगी, औरतों को मारेंगे, नमाजें पढ़ाएंगे जबरदस्ती और बॉम्बिंग होगी और काबुल तबाह हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ। ये भी एक सरप्राइज था लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फियर फैक्टर बड़ा प्ले कर गया। फियर फैक्टर इस तरह प्ले कर गया कि काबुल एयरपोर्ट के हालात आपने देखे हैं मेरे से ज्यादा, आप लोग वीडियोस को वॉच करते हैं। वो फियर फैक्टर तो ओवरऑल था, इंफॉर्मेशन आती रहती है। वो तो सबको लग रहा था कि कुछ होगा। ठीक था। नहीं देखिए वो देखिए फियर फैक्टर का ना होना होता तो फिर प्रॉब्लम बहुत थी। फियर फैक्टर का होना ठीक था, इसलिए कि तालिबान का पास्ट इतना रोजी पास्ट तो नहीं है ना, उनका पास्ट तो बड़ा डेडली था। हाँ, इस वजह से वो फियर फैक्टर का रहा था। आने वाले दिन वो इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, अच्छा मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे। ब्रेक से आने के बाद में आपकी बिल्कुल जो तज्जिया उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा लीजान भी हमारे साथ हैं, शौकत पराचा साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं वक्त ज़ाया किया बिना उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। मैं बहुत ज़बरदस्त जो है तज्ज़िया इस वक्त में सुन रहा था। मैं चाहूँगा कि मैं ब्रिगेडियर इसहाक साहब सर। जी सर, आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है उस हवाले से। फिर अमार अली जान साहब ने मैं ज्वाइन किया है, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं वो आने वाले जी मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। कर रहा था कि अफगानिस्तान में क्या एक्सपेक्टेड क्या है। देखिए एफर्ट तो ये हो रही हैं कि एक ऑल इंक्लूसिव जिसमें तमाम रिप्रेजेंटेशन हो एथनिसिटीज की और पॉलिटिकल ग्रुप्स की और रिलीजियस ग्रुप्स की और ट्राइबल ग्रुप्स की, इस किस्म की एक अरेंजमेंट की जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तालिबान जिन्होंने तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है इस वक्त, और मिलिटरीली कहें पॉलिटिकली कहें, एक कॉम्बिनेशन था जिसने उनको सक्सेस दिलाई है। क्या वो इस नई अरेंजमेंट को, जो कि ये काउंसिल जो 3 मेंबर की काउंसिल बनी है और चौथा भी उसमें एक्सपेक्टेड है, अब्दुल गनी ब्रदर का नाम आ रहा है, कि ये 4 रुकनी काउंसिल जो एक अगला रोड मैप देने की कोशिश करेगी या देगी, क्या तालिबान उसको एग्री करेंगे? ये एक सवाल जहन में उभरता है। इसलिए कि तालिबान इस वक्त ताकत में है ना, जोर में उन्होंने बजोर शमशीर और बजोरे बातचीत कब्जा किया है और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो पहुंच चुके हैं। हाँ, यहाँ पर यह है कि तालिबान चाहते क्या हैं, ये एक सवाल आता है। वो तो अपने मैंने पहले भी आपसे चाहते हैं ना, अपनी हुकूमत का निफाज 2001 में जो उनके साथ हुआ, मेरे ख्याल में वही दोबारा से। जी हाँ, एक तो वो है लेकिन अभी उस फॉर्म और मैनिफेस्टेशन में तो नहीं आएगा ना। अभी तो वक्त तब्दील हो गया है। अभी मोहसिन साहब से यही बात हो रही थी, ये भी ये कह रहे थे कि मजहबी एतबार से भी हर लिहाज से बड़ा डिफरेंस नजर आया इस दफा उनकी बातचीत के अंदाज में। और हाँ, यही है, नजर आया। वो लोग डिप्लोमेटिकली डिफरेंट हैं, वो पॉलिटिकली डिफरेंट हैं, वो मिलिटरीली डिफरेंट हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तालिबान शायद ट्रांसफॉर्म कर गए हैं। शायद मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब वो ताकत में आएंगे, हुकूमत करेंगे, तो फिर उनका एटीट्यूड बनेगा। मैं अमार अली जान साहब की तरफ जाऊंगा। जी आप कंप्लीट कर लें। जी कहिए। जी नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है। ये बताइएगा अशरफ गनी साहब किधर हैं? आपको क्या लगता है? सुबह मॉर्निंग तक की न्यूज जो मेरे पास आई थी, मॉर्निंग भी नहीं बल्कि आफ्टरनून तक, उस वक्त तक तो वो ताजिकिस्तान फ्लाई कर चुके थे। सर, अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे स्टार न्यूज की खबर है, हमारी अपनी जो जराए के मुताबिक, वो अब तक अफगानिस्तान में है और पंजशेर में मौजूद है इस वक्त, क्या कहेंगे? शेर, देखिए पंजशेर को पहले समझने की जरूरत है कि पंजशेर में क्या वो बाई एयर गए हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं, वहां कोई प्लेन के लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर में जा सकता है। लेकिन वो पंजशेर क्यों गए हैं, सवाल पहले ये पैदा होगा। आपको क्या लग रहा है, अगर ये खबर सच्ची होगी तो आपको क्या लग रहा है कि वो पंजशेर क्यों, वाई पंजशेर? सरप्राइज होगा,
सरप्राइज होगा, मैं यही कहूँ ना, मुझे मेरे लिए सरप्राइज होगा। आल्दो पंशेर गढ़ रहा है, अहमद शाह मसूद का घर है, अहमद शाह मसूद का मज़ार आज भी उधर है, और अहमद शाह मसूद रशियन के साथ उनके खिलाफ लड़ता रहा है, तालिबान के खिलाफ उसी बेस में से लड़ता रहा है, और तालिबान को अच्छी खासी टफ टाइम देता रहा है 2001 तक, 9 सितंबर 2001 को जब उनकी असैसिनेशन हुई थी। मैं सरप्राइज होऊंगा कि अगर वो सरप्राइज होंगे मुल्क से बाहर निकलने के, ठीक है, चलें इस पे मैं वापस आता हूं। मैं अमार में रह जाते, जी ठीक है, मैं काबुल में अगर वो रह जाते तो मैं सरप्राइज ना होते, पंजशेर से आप सरप्राइज नहीं। चलें, ये हमारे कुछ जराए की खबर है, इसमें सदाकत है नहीं, तो वक्त बताएगा, लेकिन ये खबर हम तक पहुंची है। अमार अली जान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। अमार भाई, आप सुन रहे थे ब्रिगेडियर साग साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, बता रहे थे पूरी सूरत हाल। आपको क्या लग रहा है, पहले मैं आपका जरा जाविया ले लूं कि आपको क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान में अब क्या होने जा रहा है, मतलब अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अफगानिस्तान को अब किस तरह देख रहे हैं? जी अमार अली, अच्छा जी, मैं कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। मैं मोहसिन साहब आपकी तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूं। मुझे प्लीज ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, अशरफ गनी साहब क्या हो सकते हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ही? आप क्या राय देंगे इस पे? मोहसिन रजा साहब, आप प्लीज चेक कीजिएगा, शायद मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा जी, ठीक है, उनको दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तो दोबारा आता हूं जब तक हमें मेहमान दोबारा ज्वाइन करते हैं। मुझे अब ये बताएं कि थोड़ा सा मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। भारत परेशान हो गया, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा सर भारत की। इतनी उन्होंने डैम बनाई, इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाया, तो क्यों नहीं सर डिस्कस कर रहे भारत को इस हवाले से? आसिम, मेरे से पूछा आपने? आप जी सर, प्लीज आपसे पूछा। अच्छा देखें, इंडिया के लिए ये एक सेटबैक है। सेटबैक किस लिहाज से है कि उनकी बड़ी हैंडसम इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड की थी। अक्रॉस द बोर्ड में इसलिए कहता हूँ, उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, उन्होंने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने मिलिट्री में इन्वेस्ट किया, उन्होंने इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट किया, डैम पे इतना पैसा लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और डैम भी इसलिए बनाना चाहते थे कि पाकिस्तान को और प्रॉब्लम हो। दो हैं उनका, एक बना है सलमा डैम, जो कि बेसिकली हेरात के पास है, ठीक है। दूसरा वो डैम बनाना चाह रहे थे काबुल रिवर के ऊपर, ताकि वो पाकिस्तान को हर्ट करे, ठीक है। लेकिन ये वाला तो नहीं मटेरियलाइज हुआ। अलबत्ता सलमा डैम बन गया, जिसको सारे अरमान बह गए ना सर, वो अरमान टूट गए। मैं इसी पे तो कह रहा हूँ, थोड़ी सी उनकी भी बात कर लें सर। जी हाँ, परेशान हो गए वो लोग, हमारे बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, सेटबैक तो है ना। देखिए, इनिशियल शॉक है, इनिशियल शॉक के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी में, तो वो रिकवरी का पीरियड उनको दे दें, ग्रांट कर दें उनको। मेरा ख्याल है इतना हमें जनरस होना चाहिए कि हम उनको ये ग्रांट कर दें। ठीक है, हमें खुश भी नहीं होना चाहिए। देखें, अभी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, और अभी हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। चीजें अभी क्लैरिटी। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा ये पूछने के लिए कि हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। मोहसिन भाई ने दोबारा ज्वाइन किया। मोहसिन भाई, मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, अशरफ गनी साहब कहाँ हैं? तो अशरफ गनी साहब तो अभी ओमान में हैं। ओमान में है सर। मैं अभी ब्रिगेडियर साहब से भी यही बात कर रहा था। हमारे बाखबर जराए से मुझे पता चला है कि वो इस वक्त पंजशेर में हैं, अफगानिस्तान के एक शहर में। आपको लग रहा है इसमें कोई सदाकत हो सकती है? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल है कि वो बाकी लोग तो अमर सलेह वगैरह पंजशेर में हैं। अच्छा, बाकी हैं। अशरफ गनी साहब के बारे में यही पता चला है कि वो अमान चले गए। अमान चले गए सर। वैसे कंफर्मेशन वहां की भी नहीं आ रही है ना, ताजिकिस्तान भी कह रहा है कि नहीं आए नहीं यहाँ से, तो हमने तो जगह ही नहीं दी। ताजिकिस्तान से तो नहीं, क्योंकि पहली खबर आई थी ताजिकिस्तान की, फिर ओमान से भी कोई कंफर्मेशन अब तक भी नहीं आई है, या कोई आई है कंफर्मेशन? नहीं, ये तो सब स्पेकुलेशन है। हाँ, स्पेकुलेशन है। ठीक हो गया, मतलब अभी कोई अभी ये बताएं कि अमेरिका आपको लग रहा है कि दोबारा कोई ऐसा महाज शुरू कर सकता है? क्योंकि उन्होंने एक धमकी दी है तालिबान को कि अगर आपने थोड़ा सा हेर फेर की, थोड़ा सा, तो हम फिर दोबारा से आ जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है इसमें कितनी सदाकत लगती है आपको अमरीकी बयान में?
اگر امریکہ نے آنا ہوتا تو جاتا کیوں؟ نہیں 1000 فوجی تو آ رہے ہیں ابھی فی الحال تو نہیں 1000 فوجی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوگا وہ بھی چلے جائیں گے اپنے لوگوں کو ٹھیک نکال ہے کے. ٹھیک ہے. عمار علی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمار فائنلی میں آپ کو سن سکتا ہوں, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. عمار صاحب ابھی محسن بھائی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے سنا بھی ہوگا. میں آپ کی پہلے رائے لے لوں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں آئندہ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں کیا ہونے والا ہے, کیسا افغانستان دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس وقت جو ہیومن ٹریجڈی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے بات کرنی پڑے گی. بہت ساری جو انٹیلیجنسیاں ہیں پوری افغانستان کی, وہ اس وقت بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. آج آپ نے بہت دردناک مناظر دیکھے ہوں گے, وہ جو ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا حامد کرزئی ایئرپورٹ پہ کابل میں, جہاں پہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بس سٹینڈ ہے. پوری جو مڈل کلاس ہے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پھر فیئر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ ہونا تھا, اور وہ ہوا ہے تو اچھا ہوا ہے, فیئر فیکٹر رہنا چاہیے وہاں پہ, ورنہ حالات اور اچھا تو پتہ نہیں ان بیچاروں کے لیے ہوا کہ نہیں. جن کے ساتھ رات میں دیکھا 2 لوگ جو ہیں وہ جہاز سے لٹک کے گر گئے. پھر بہت ساری بچیوں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جن کو بہت زیادہ ڈر ہے کہ ان کی وہ اپنی تعلیم کر سکیں گی پوری کہ نہیں, اور کیا وہ اس طرح پبلک فگر میں جس طرح آنا چاہتی تھی آئیں گی. تو ایک تو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے, اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اب دروازے کھولے اور ان کو مواقع فراہم. دوسرا کیسے آپ کو لگ رہا ہے پاسبل ہے, پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت جو پروگریسو وہاں پہ ایم پیز ہیں انگلینڈ میں اور امریکہ میں, آج برنی سینڈرز نے بھی یہ بات کی ہے جو سینیٹر ہیں کہ جی آپ افغانوں کو یہاں پہ اسائلم دیں, ریفیوج دیں, کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے. اب بڑا مسئلہ افغان گورنمنٹ کے لیے, طالبان کے لیے ہوگا کہ اگر آپ کی ساری انٹیلیجنسیا جو کریم ہے, آفیسرز ہیں, باقی اس طرح کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اگر بھاگنا چاہ رہے ہیں تو پھر ملک کا کیا بنے گا, ری بلڈنگ کا پروسیس کیسے کرو گے؟ کیونکہ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں رہے گی تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا طالبان کے لیے بھی کہ وہ ایک ایسا کوئی سیٹلمنٹ کریں جس میں جو آپ کے وہ لوگ ہیں جو اس وقت خوف زدہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو ایک فیوچر نظر آ رہا تھا, ان کو ایسا لگے کہ افغانستان آج بھی ان کا ہے, وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ اب تک کیا لگ رہا ہے, اب تک طالبان نے بڑا اچھا پازیٹیو میسج دیا ہے. محسن بھائی بھی اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ ابھی تک کے جو طالبان ہیں, جو اب تک انہوں نے اپنے جو نیا ایک ورژن دکھایا ہے 2.0, وہ پچھلے ورژن سے بہت ڈیفرنٹ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جو نیگوسیشن تھی اس میں تو یہ بات تھی کہ آپ اس طرح ٹیک اوور نہیں کریں گے کسی بھی پروونشل کیپٹل کو, اور کولیشن کا حصہ شروع سے بنیں گے. تو وہ اگریسو ایک بائی نیچر ایک اگریسو فورس ہے, اور انہوں نے بہت تیزی سے جس طرح پروونشل کیپٹلز پہلے ان کو سب پلیٹ پہ رکھ کے ملتا رہا, وہ کیپچر کرتے گئے, ان کو آگے سے کسی نے, اور میرا خیال وہ انہوں نے غلطی کی کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف اور رات پھیلا ہے. لیکن ابھی بھی اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک اگریسو فورس ہے, ایکسپانشنسٹ فورس ہے, لیکن انہیں اپنے اندر کی جو منفی ایک وہ چیزیں ہیں ان کو روکنا پڑے گا. اور امپروو, اب ان میں کچھ ایسے لوگ اب موجود ہیں جیسے رشیا گئے ہیں, چائنا گئے ہیں, نیگوشیٹ کیا ہے, مذاکرات کیے ہیں, وہ سائڈ کو زیادہ نمایاں کرنا پڑے گا. یہ ہر تحریک کے اندر جو ہاکس ہوتے ہیں اور ڈبز ہوتے ہیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاکس زیادہ آگے آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جتنی ایک ہاک کی سائڈ تو ہے جس نے بالکل اسٹیم رول کیا ہے افغانستان کو, لیکن ایک ڈب والی سائڈ بھی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے, ایک نیا فیس دکھا رہی ہے. سی این این پہ اچھا انٹرویو دیا, باقی جگہوں پہ کیا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان کا رول اس میں سینٹرل ہے. پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ ہم نہیں ہیں پارٹی, لیکن پچھلے 2 دنوں میں منسٹرز کے جو بیانات آئے ہیں یہ ایک منفی رویہ ہے. آپ کہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں اور اپنا بیان اس طرح کے بیانات میں نہ پڑھیں کہ آج انہوں نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ غلامی سے ہمیں ادھر نے آزادی دلوائی ہے طالبان نے. آپ جب کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل ہی رہیں, کیونکہ آپ ابھی بھی ٹیکنیکلی کولیشن کا حصہ ہی ہیں امریکن. تو یہ ڈبل گیم جو ہے اس سے ہمیں فیوچر میں نقصان ہوگا. ہم اپنا ایک بیانیہ بنائیں, اسی پہ رہیں. اس پہ میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. آخری میرا پوائنٹ یہی ہوگا پاکستان کے حوالے سے. محسن رضا صاحب سر, وقت کم ہے, سوال امپورٹنٹ ہے, مجھے بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ طالبان اتنے اسٹرانگ کیسے ہوئے؟ ان کی فنڈنگ طالبان کی کون کر رہا ہوگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یا ان کے پاس کون سے ایسے ذریعے ہیں آمدنی جمع کرنے کے, خود کو اسٹرانگ کرنے کے؟ یہ تو ایک طویل بحث ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات طالبان کی طرف سے نہیں آئی جس کو ہم سمجھیں کہ وہ خواتین کو خوفزدہ کرنے کے لیے یا باقی لوگوں کو. تو ابھی تک جو کچھ وہ
जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सर, मैंने बात की है, मैंने जो जिक्र किया है, शायद मैं सही कन्वे नहीं कर सका, मैंने आपसे जिक्र ये किया है कि आपको क्या लग रहा है इनकी इतनी जो इनकम है, ये जो इतना इनके पास असला आया, इनके पास इतनी इनकम आई, पूरा अफगानिस्तान टेक ओवर करना, इट टेक्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आपको क्या लग रहा है कि इनके पास कौन से जराए हैं ये आमदन जमा करने के, तालिबान? तो मैं तो मईशत के बारे में नहीं जानता, जो मैं कह सकूं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो मईशत बनाई है, लेकिन ये हकीकत है कि इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा पूरा अफगानिस्तान ले जाना, इसमें कुछ ना कुछ तो सवालिया निशान होंगे। बल्कि ब्रिगेडियर साहब मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर इस पे रोशनी डाल सकेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है, पहले तो पोस्ट की काश हुआ करती थी और वो तमाम सिलसिला था, वो भी 2001 में तालिबान ने ही खुद पोस्ट की काश आज तक की तारीख की सबसे कम जो 2001 में हुई थी खुद खत्म की थी अमेरिका के आने से पहले, उसके बाद फिर बढ़ गई। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है? देखें, तालिबान की कुछ चीजें आपको एक एज ए फोर्स समझनी पड़ेगी। तालिबान एक मॉडर्न आर्मी नहीं है जिसको इक्विपमेंट चाहिए, जिसको गाड़ियां चाहिए, जिसको तोपखाना चाहिए, जिसको जहाज चाहिए और कॉलोसल फंड्स चाहिए टू सस्टेन दैट आर्मी। वो एक गुरिल्ला फोर्स है। उस गुरिल्ला फोर्स की लड़ाई के दो आइटम बड़े इंटरेस्टिंग थे, एक थी मोटरसाइकिल और दूसरी थी क्लाशनिकोव। अच्छा, ठीक है। अफगानिस्तान में जो लोग अंदर रह के आए हैं वो अफगानिस्तान को बड़ा अच्छा जानते हैं, और वो ये है कि वहां पर असले का, आज भी मैं अगर कहूँ कि अगले 20 साल जंग होनी है ना, तो अफगानिस्तान को बाहर से असले की जरूरत नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर इतना असला पड़ा हुआ है कि अभी ये पिछली वीडियो देख लो यार, ये जो रशीद दोस्तम के घर से जो मिली हैं चीजें, और फिर कुछ और वीडियोस आई हैं जो पैक बॉक्सेस मिले हैं वेपन्स के। तो ये हाँ, दूसरी चीज आती है जो आपने पूछा कि वो कैसे सस्टेन कर रहे थे, और आगे ये इन्होंने, खैर ये 20 दिनों के लिए नहीं था, हाँ 20 साल सस्टेन किया। उसमें देखिए इनिशियली तो वो इतने वाइड स्केल पे थे नहीं, बाद में वो तो उन्होंने अपना जो ऑपरेशन थे वो ऑल ओवर अफगानिस्तान किए। उस दौरान में उन्होंने दो चीजें की थी। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन वो करते थे कि उनके इलाके से जो भी गाड़ी पास होती थी वो पैसे दिया करती थी। टैक्सेशन। काबुल और कंधार के दरमियान, काबुल और कंधार के दरमियान जो कंटेनर मूव करता था वो 6 लाख अफगानी दिया करता था। ठीक है जी। जो 20 फुट का कंटेनर होता था, 40 फीट कंटेनर, वो 4 से 6 लाख रुपए दिया करता था। फिर उन्होंने पॉपी जो ग्रो किया करते थे वो उनसे पैसे लिया करते थे। पॉपी की स्मगलिंग में वो नहीं थे, वो पॉपी ग्रोवर से पैसे लिया करते थे। जो स्मगलर होते थे उनसे वो पैसे लिया करते थे। ये उनका था। उनके ऊपर किडनैपिंग फॉर रैंसम का भी इल्जाम लगा, जो मैं उसको नहीं सब्सटेंशिएट करता, लेकिन मुझे चले मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं अमार अली जान साहब के भी क्लोजिंग कमेंट ले लूं। अमार साहब, आपको क्या लग रहा है तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग कैसे रहे? देखिए, एक तो उसमें आई एम श्योर पहली बात हो चुकी थी शो में कि जो गवर्नमेंट की जितनी वीकनेसेस थी और जिस तरह से अमेरिका ने ये स्टेट बनाया, ये इंजीनियर किया काउंटर इंसर्जेंसी के लिए या अफगान अवाम के लिए स्टेट बनाया ही। दूसरा एक मामला ये है कि बिल्कुल अब जो तालिबान थे उनके पास नेटवर्क है, बहुत शदीद, बहुत पुराना नेटवर्क है, और उसमें एक जो आपको मालूम है ग्लोबली इल्जाम लगता हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से उसके अंदर एक बहुत ढील थी। अब वो मुझे यकीन है कि गलत होगा, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने, मैंने सुना, उसकी नफी भी की, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाएगा कि हम इसको शो करें कि हम बाकी कमिटेड हैं, क्योंकि अभी खबरें आपको मालूम है आ चुकी हैं कि TTP के लोग को भी छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान में। और एक और खबर यह है कि पंजशेर में आज मीटिंग हो गई है अहमद शाह मसूद के बेटे की और मुल्ला साले की, वो कोई रेजिस्टेंस आर्मी बना रहे हैं। और बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही बात की कि इतना असला है कि अभी भी वहां पे लड़ाई हो सकती है। तो फ्यूचर के अंदर हमें एक मीडिएटर का, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक हो, और हमें मीडिएटर का रोल करना पड़ेगा। ठीक हो, चले मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है सर। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर साग साहब, आप हमेशा साथ होते हैं, बड़ा जबरदस्त आप तजिया करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तो हमें खुशी होती है जब आप हमें वक्त देते हैं। अमार अली जान साहब, पहली दफा आज आपके साथ सिलसिला रहा, लेकिन इंशाल्लाह आपको मदऊ करेंगे दोबारा और इस टॉपिक पर मजीद आगे बात करेंगे। अभी तो ये टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, ये
کھل کر اور سامنے آئے گا صورتحال تو آپ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے اور پاکستان کے رول پہ بھی بات کریں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ہمیشہ کی طرح دعا یہی ہے کہ جو بھی ہو افغانیوں جو جتنے بھی افغان میں بسنے والے شہری ہیں افغانستان میں افغان شہری ان کے حق میں بہتر ہو. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے اور پاکستانی بھی یہی چاہے گا کہ قتل و غارت نہ ہو, امن قائم ہو اور اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑے اور پوری دنیا پہ بھی پڑے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ کل آپ سے ہوتی ملاقات 10 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے, دیکھتے رہیے سٹار نیوز پاکستان. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ.